अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम CSS 2022 का स्क्रीनिंग टेस्ट का पेपर जो है उसके क्वेश्चंस देखेंगे और उनके आंसर्स सही क्या हैं वो देखेंगे। तो सबसे पहले हम इस्लामियत के क्वेश्चंस देख लेते हैं। सबसे पहला सवाल है कि कुरान करीम की सबसे तवील सूरत कौन सी है। तो उसका सही जवाब है सूरतुल बकरा है, कुरान करीम की सबसे लंबी सूरत। उसके बाद है कुरान मजीद की सबसे तवील आयत क्या कहलाती है। ये आयत दैन है, यानी कि जो कुरान में कर्ज से रिलेटेड आयत है। दैन अरबी में कर्ज को कहते हैं, तो उससे रिलेटेड जो आयत है वो कुरान पाक की सबसे लंबी आयत है और ये भी सूरतुल बकरा का ही हिस्सा है। तो उसको आयत मदायना का ऑप्शन यहाँ पे है और ये कहा गया है। अब देखें, ये आयत मदीना और आयत मदायना दोनों बहुत मिलते जुलते हैं, तो आयत मदायना इसका सही ऑप्शन है। उससे उसके बाद है मुफ्ती मोहम्मद शफी की तफसीर का नाम क्या है। मुआरिफुल कुरान है इसका सही जवाब। उसके बाद है हनफी, मालिकी, शाफी, हम्बली से क्या मुराद है। ये सारे मसलक जो हैं ये फ़िक़ही मसालिक हैं। उसके बाद सोने में ज़कात का निसाब क्या है। ज़कात के लिए सोने का निसाब 7.5 तोले है। विच कंट्री डेड प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैड हिज फर्स्ट बिजनेस ट्रिप। तो सीरिया या शाम गए थे वो पहले बिजनेस ट्रिप के लिए। अब यहाँ पे देखिए कि बिजनेस ट्रिप की बात की गई है, तो पहला बिजनेस ट्रिप था उनका शाम का। इमाम अबू हनीफा का असल नाम क्या था। इमाम अबू हनीफा का असल नाम नुमान बिन साबित था। नमाज जनाजा कौन सी नमाज है। नमाज जनाजा जो है वो फ़र्ज़ किफ़ाया है। फ़र्ज़ किफ़ाया वो फ़र्ज़ होता है जो किसी इलाके में से कुछ लोग अगर अदा कर दे तो वो सबकी तरफ से अदा हो जाता है। नमाज कसर के लिए कितना फासला शर्त है। तो इसका सही जवाब है 78 किलोमीटर्स। हाउ मेनी क्लॉजेस डेड द ट्रीटी ऑफ हुदैबिया कंटेन। 7 क्लॉजेस थे इसके अंदर। इजमा के लुग़वी मानी क्या है। इसका मतलब होता है इत्तफाक़ राय। सिला रहमी से क्या मुराद है। इसका मतलब है, सही जवाब इसका है हुस्ने सुलूक। ग़ज़वा खंदक का दूसरा नाम ग़ज़वा अहज़ाब भी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने ग़ज़वात में शिरकत की थी। उन्होंने टोटल 27 ग़ज़वात में शिरकत की थी। तारीख़ इस्लाम में पहला बैनुल-अक़वामी तहरीरी मुआहिदा क्या कहलाता है। वो है मीसाक़ मदीना। Which is the name of the Islamic Constitutional Organization of the Government of Pakistan? इसको कहते हैं इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल, यानी कि इस्लामी नजरियाती काउंसिल। उसके बाद है व्हाट इज़ रब्बी ज़िदनी इल्मा। रब्बी ज़िदनी इल्मा क्या है। ये कुरान की आयत है। तो यहाँ पे ऑप्शन है हदीस, असर, आयत करीमा। इसका सही जवाब जो है वो कुरानी आयत है, जो कि इंग्लिश में दिया गया कुरानिक वर्स। आयत करीमा इनफैक्ट किसी और आयत को कहा जाता है जिसके लिए मखसूस तौर पर आयत करीमा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। जो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम जब मछली के पेट में थे तो उन्होंने वो आयत पढ़ी थी, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। उसको बेसिकली आयत करीमा कहा जाता है। तो इन माय ओपिनियन यहाँ पे ये जो उर्दू का ऑप्शन है इसमें कुरानी आयत होना चाहिए था आयत करीमा की जगह, जैसे कि यहाँ पे कुरानिक वर्स है इंग्लिश में। उसके बाद अगला सवाल है द वेल्थ और प्रॉपर्टी लेफ्ट बाय डिसीज्ड इज कॉल्ड। तरका कहलाता है। तर्क के हुआ असबाब या छोड़े गए माल को तरका कहते हैं। शेब अबी तालिब में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा का कितने अरसे तक मुहासरा रहा था। तो इसका सही जवाब है 3 साल। उसके बाद है बनु उमैया के पहले खलीफा का क्या नाम था। बनु उमैया के पहले खलीफा का नाम हज़रत अमीर मुआविया था। और अब उर्दू के क्वेश्चंस आ गए हैं। उर्दू में वो अल्फाज जो इस्म की जगह इस्तेमाल किए जाते हैं क्या कहलाते हैं। जो इस्म की जगह इस्तेमाल किया जाता है वो ज़मीर कहलाता है। अच्छा, खाट से खटोला इस्म नकरा की कौन सी किस्म को जाहिर करता है। खाट एक बड़ी चीज़ है और खटोला छोटी, तो इसका मतलब है ये इस्म मुसग़्ग़र को जाहिर करता है। उस लफ्ज़ को क्या कहते हैं जो किसी दूसरे लफ्ज़ से निकला हो। उस लफ्ज़ को कहते हैं मुश्तक़। इमला के एतबार से कौन सा लफ्ज़ दुरुस्त है। तो लिखने के एतबार से ये जो सारे एक्सप्रेशंस हैं इसमें से डी ऑप्शन जो है ये सही है। दर्ज झेल अल्फाज में से कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है। मिठास भी मुअन्नस है, ढलान भी मुअन्नस है, बंदरगाह भी, आबो दाना जो है ये मुज़क्कर है। दर्ज झेल अल्फाज में से कौन सा लफ्ज़ मुअन्नस है। तो बचपन, भाव, मुआमला ये तमाम लफ्ज़ मुज़क्कर हैं और संस्कृत मुअन्नस है। वहम की जमा ओहाम होती है। खिरद का मुतज़ाद क्या है। खिरद कहते हैं अक्ल को, तो इसका ऑपोजिट होगा जुनून। जैसे वो शेर है, खिरद ने कह भी दिया ला इलाह तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। पिछड़ किस लफ्ज़ का मुतज़ाद है।
पिछम कहते हैं मगरिब को, तो इसका मुतजाद होगा पूरब यानी कि मशरक। जैसे एक नज्म है बच्चों की जिसमें है पूरब का दरवाजा खुला ठंडी ठंडी चली हवा, जागो जागो सुबह हुई। तो पूरब जो है वो मशरक को कहते हैं। मुशाहिरा का हम मानी लफ्ज़ तलाश कीजिए। मुशाहिरा तनख्वाह को कहते हैं, माहाना जो तनख्वाह होती है उसको कहते हैं, तो इसके लिए तनख्वाह का लफ्ज़ उसका मुतरादिफ है। कौन सा जुमला दुरुस्त है? लड़कियां गा रही हैं, ये जुमला दुरुस्त है। उसके बाद है इनमें से कौन सा दुरुस्त है? तो घोड़ा गाड़ी बिक गई, ये सही है। हिज्र का मुतरादिफ लफ्ज तलाश कीजिए। हिज्र कहते हैं जुदाई को, तो फिराक इसका सही मुतरादिफ है। एक्टिंग प्रेसिडेंट को उर्दू में क्या कहते हैं? एक्टिंग प्रेसिडेंट को उर्दू में कहते हैं कायम मुकाम सदर। लफ्ज इकोनॉमी का दुरुस्त उर्दू मुतबादल क्या है? इकोनॉमी को उर्दू में कहते हैं मईशत। ऑफिस मेमोरेंडम, ऑफिस दफ्तर, मेमोरेंडम याददाश्त, तो दफ्तरी याददाश्त जो है वो ऑफिस मेमोरेंडम है। फिर है मिनट्स ऑफ मीटिंग, मिनट्स ऑफ मीटिंग को उर्दू में कहते हैं रुदाद इजलास। नोटिंग को दफ्तरी उर्दू में कहते हैं कैफियत नवीसी। और बराए तामील दर्ज झेल में से किसका दुरुस्त तर्जुमा है? फॉर कंप्लायंस इसका सही आंसर है। फाइल को उर्दू में कहते हैं मिसल। एक मिसल ये से वाला है, लेकिन जो सीन के साथ है वो फाइल के लिए इस्तेमाल होता है। अब हम इंग्लिश के क्वेश्चंस देखते हैं। सबसे पहले इसमें से हमने ऐसा ऑप्शन चूज करना है जो सबसे फिट आता है फिल इन द ब्लैंक में। The settlers found an ideal location with plenty of dash land for farming and mountain stream for fresh water and irrigation. यहाँ पे एग्रीकल्चरल लैंड की बात हो रही है। तो हम इसके ऑप्शन से देखते हैं, तो कैंडिड का मतलब होता है आउटस्पोकन, पॉइंट का मतलब होता है चार्मिंग, एरेबल का मतलब होता है एग्रीकल्चरल लैंड, और सलाइन कहते हैं सॉल्टी को। तो एरेबल इसका सही जवाब होगा। What is the most needed in a discussion of immigration are solid facts, not wishful thinking, realities, not myths इसका सही आंसर होगा। फेज भी नहीं होगा, आइडियाज भी सही नहीं यहाँ पे फिट आ रहा, वेरासिटीज भी नहीं आ रहा, रियलिटी इज नॉट स्टोरी। ये है कि ये दो ऑपोजिट चीज़ों के बारे में बात हो रही है ना, जैसे यहाँ पे सॉलिड फैक्ट्स के साथ विशफुल थिंकिंग है, तो रियलिटीज हकीकत के साथ स्टोरी मिथ्स आएगा। The defendant claimed that he was innocent and that his confession was coerced. अब डिफेंडेंट ने कहा है कि मैंने तो ये किया ही नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब है जो उसने पहले कन्फेशन किया था वो कोयर्स था, यानी कि वो फोर्स्ड था, मजबूरी में उसने किया था, उससे ज़बरदस्ती करवाया गया था। हम बाकी लफ्ज़ों के मीनिंग्स भी देख लेते हैं। फ्लैग्रेंट का मतलब होता है ऑब्वियस, टर्स का मतलब होता है अब्रप्ट, बिनाइन का मतलब होता है अनहार्मफुल। अगला सवाल है, द रिबेल स्पाइज वर चार्ज्ड विद डैश एंड पुट ऑन ट्रायल। जो रिबेल स्पाइज हैं दे वर चार्ज्ड विद एट्रिशन जिसका मतलब है वीकनिंग, रीआइट्रेशन जिसका मतलब होता है रिपीट करना, सेडिशन जिसका मतलब होता है एजिटेशन, और परडिशन इसका मतलब होता है हेलफायर। तो इसका सही जवाब है सेडिशन। Zachary was doomed to a miserable life, for no matter how much he had, he always desired the possession of others. तो इसका मतलब है coveted। Exalted का मतलब होता है glorify, protracted का मतलब होता है prolong, और फिल्बस्टेड का मतलब होता है प्रोक्रास्टिनेशन। तो इसका सही जवाब डिजायर्ड होगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन सी में दिया गया है कोविडेड के मानो में। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड चूज द बेस्ट सूटेबल ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन और स्टेटमेंट। तो ये पैराग्राफ है और हम पहले सवाल देख लेते हैं और फिर देखते हैं यहाँ से कौन सा रेलिवेंट पोर्शन है। अकॉर्डिंग टू पैराग्राफ 4, ऊपर वाला जो पैराग्राफ दिया हुआ है इसमें से फोर्थ पैराग्राफ में से, व्हाट इज द नेगेटिव इफेक्ट ऑफ लिविंग टू क्लोज टू ग्लेशियर। तो इसका फोर्थ ये वाला पैराग्राफ है, ये हम देख लेते हैं। मोस्ट ग्लेशियर्स आर फाउंड इन रिमोट माउंटेनस एरियाज, however some found near cities or towns present a danger to the people living nearby. On land, lakes formed on top of glaciers during the melt season may cause floods. At narrow part of our valley, at narrow part of a valley, glacier ice falling from the glacier present a hazard to hikers below. When ice breaks off over the ocean, an iceberg is formed. तो इसमें से हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो लेक्स फॉर्म्ड ऑन टॉप ऑफ ग्लेशियर्स मे कॉज फ्लड्स, ये इसका सही आंसर है। उसके बाद है द अंडरलाइन वर्ड रिमोट
as used in paragraph 4 of the passage most nearly means. यहाँ पे ये रिमोट अंडरलाइन हुआ हुआ है. मोस्ट ग्लेशियर्स आर फाउंड इन रिमोट माउंटेनस एरियाज. रिमोट का मतलब है वो एरियाज जहाँ पर जो आइसोलेटेड हों. तो इसका सही आंसर 47 का ए होगा. उसके बाद अगला सवाल है द पैसेज एक्सप्लेन्स दैट ग्लेशियर्स कैन बी फाउंड वेयर. ये सबसे पहले पैराग्राफ में ये बात है. Most of the world's glacial ice is found in Antarctica and Greenland, but glaciers are found on nearly every continent, even Africa. यानी कि हर जगह पर है. तो इसका सही आंसर है 48 का ये on nearly every continent. उसके बाद according to the passage, why does glacial ice often appear blue? क्योंकि यहाँ पे हमें ये बताया गया है पैराग्राफ के अंदर कि वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, इस वजह से वो ब्लू कलर की नजर आती है. Glacial ice often appears blue because ice absorbs all other colors but reflects blue. अब हम इसका आंसर देख लेते हैं कौन कौन से ऑप्शन हैं. ऑप्शन ए है बिकॉज इट डज नॉट एब्जॉर्ब द कलर ब्लू. ऑप्शन बी है बिकॉज इट एब्जॉर्ब ऑल अदर कलर्स बट रिफ्लेक्ट्स ब्लू. और ऑप्शन सी है बिकॉज इट डज नॉट एब्जॉर्ब ऑल अदर कलर्स इंक्लूडिंग ब्लू. और ऑप्शन डी है बिकॉज इट इज़ ब्लू इन कलर. तो अगर हम देखें ए और बी बहुत मिलते जुलते हैं, करीब करीब हैं. लेकिन जो बी ऑप्शन है वो एक कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव मीनिंग कन्वे कर रहा है कि वो जो हमें पैराग्राफ में बताया गया बिल्कुल वैसे ही कि इट एब्जॉर्ब्स ऑल अदर कलर्स बट रिफ्लेक्ट्स ब्लू. तो ये सही आंसर है. उसके बाद है आफ्टर रीडिंग द पैसेज व्हाट कैन वन कंक्लूड अबाउट द ग्लेशियर्स. तो इसका सही जवाब है ग्लेशियर्स हैव बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन लाइफ. अगला सवाल है आफ्टर रीडिंग द पैसेज व्हाट कैन वन इन्फर अबाउट ग्लेशियर्स. तो इसका सही जवाब है फर्दर एक्सप्लोरेशन इज नीडेड टू टैप द पावर ऑफ ग्लेशियल आइस इन फ्यूलिंग इलेक्ट्रिक एनर्जी. उसके बाद स्टैंडर्ड इंग्लिश यूज को सामने रखते हुए हमें सही ऑप्शन चूज करना है कि कौन सा सही है. तो इसमें से जो बाकी तीन ऑप्शन है ये ठीक नहीं है. ए नॉइज वोक मी अप इन द मिडल ऑफ द नाइट, ये सही ऑप्शन है. एट द मिडल ऑफ द नाइट ये एक्सप्रेशन सही नहीं है. नॉइज वोक मी अप भी नहीं सही, यहाँ पे ए होना चाहिए था. और ए नॉइज वोक मी अप ऑन भी सही नहीं है, यहाँ पे प्रपोजिशन गलत इस्तेमाल हुई है. तो द बेस्ट सुटेबल ऑप्शन इज ए. उसके बाद है ए कप ऑफ टी इज हैंगिंग ऑन द हुक इन द किचन. तो एक कप ऑफ टी जब हम कहेंगे ना तो इसका मतलब होगा कि एक कप है जिसके अंदर चाय है. जैसे अगर आपने अपने फ्रेंड के साथ मिलना हो, कहीं जाना हो, तो आप कहें वी विल हैव अ कप ऑफ टी. ठीक है, तो इसका मतलब है कि कप के अंदर चाय है. एक टी कप जो है ना ये उस कप के लिए इस्तेमाल हो सकता है जो किचन में रखा हुआ हो, लटका हुआ हो हुक के ऊपर, या जिसके अंदर चाय नहीं होगी, जो चाय डालने के लिए इस्तेमाल होता है. सो ए टी कप इज हैंगिंग ओवर द हुक इन द किचन, एक ये एक्सप्रेशन है. अब ओवर जो है ये यहाँ पे सही इस्तेमाल नहीं है वर्ड. उसके बाद है ए टी कप इज हैंगिंग ऑन द हुक इन द किचन. यहाँ पे जो ऑन है ये बिल्कुल सही इस्तेमाल हुआ है. फिर ये कि ए कप ऑफ टी भी नहीं है, यहाँ पे ए टी कप है, ये भी ठीक है. और फिर ए टीज कप इज हैंगिंग ऑन द हुक, तो यहाँ पे भी ऑन तो ठीक इस्तेमाल हुआ है, लेकिन जो टीज कप है जो अपोस्ट्रोफी डाल के ऐसे इस्तेमाल हुआ है ये ठीक नहीं है. तो 53 का ऑप्शन जो राइट है वो सी है. उसके बाद है नंबर 54. Our friend has an apartment towards East London. Our friend has an apartment on East London. Our friend has an apartment in the East London. Our friend has an apartment in East London. तो इसका सही जवाब डी है. उसके बाद है the doctor told him to give up smoking. बाकी ऑप्शंस क्यों सही नहीं है. अब यहाँ पर द डॉक्टर टोल्ड हिम गिविंग अप स्मोकिंग, तो ये गिविंग अप नहीं होना चाहिए, यहाँ पे गिव अप होना चाहिए. ऑप्शन सी अगर हम देखें तो यहाँ पे द डॉक्टर टोल्ड हिम टू गिव अप स्मोक, तो यहाँ पे स्मोकिंग होना चाहिए, स्मोक नहीं होना चाहिए. स्मोकिंग हाँ सिगरेट पीने को कहेंगे, स्मोक धुएं को कहेंगे, तो ये गलत हो जाता है. और डी ऑप्शन के अंदर द डॉक्टर टोल्ड हिम टू गिव अवे स्मोकिंग, गिव अवे सही एक्सप्रेशन नहीं है. उसके बाद अगला सवाल है वी लुक फॉरवर्ड टू गोइंग लाहौर इन इवनिंग. एक तो ये कि इन इवनिंग नहीं, इन के साथ द यहाँ पे आगे आना ज़रूरी है, इवनिंग से पहले एक आर्टिकल होना ज़रूरी है. सो वी लुक फॉरवर्ड टू गोइंग लाहौर इन द इवनिंग, ये ऑप्शन सही है.
वी लुक फॉरवर्ड टू गो लाहौर, नहीं टू गो टू लाहौर होना चाहिए था या तो, और फिर यहाँ पे ऑन द इवनिंग, ये भी एक्सप्रेशन ठीक नहीं है। वी लुक फॉरवर्ड टू गो लाहौर इन द इवनिंग, ये भी ठीक नहीं, तो सही ऑप्शन बी है। 57 है, ही गेव मी ऑल द मैप्स फ्री, ये राइट ऑप्शन है। बाकी ऑप्शंस क्यों सही नहीं है? ही गेव मी ऑल द मैप्स फ्रीली, फ्रीली ठीक नहीं है यहाँ पे। ही गेव मी ऑल द मैप्स टू फ्री, ये ठीक नहीं है, टू फ्री का जो एक्सप्रेशन है। और फिर ही गेव मी ऑल द मैप्स इन फ्री, इन फ्री भी ठीक नहीं है, तो फ्री आएगा सिर्फ यहाँ पर। अगला सवाल है, इन फ्रांस द डेथ पेनल्टी वाज अबॉलिश्ड इन 1981, बाकी ऑप्शंस क्यों ठीक नहीं है? In France, the death penalty has been abolished in 1981, has been नहीं आएगा यहाँ पर। उससे अगले ऑप्शन के अंदर इन के बजाय ऑन 1981 है, ऑन का यहाँ पे प्रपोजिशन सही नहीं इस्तेमाल हुआ। फिर है इन फ्रांस द डेथ पेनल्टी वाज अबॉलिश्ड ऑन 1981, तो यहाँ पे भी ये एक्सप्रेशन ठीक नहीं है, ऑन वाला। जितनी ज़्यादा आप रीडिंग करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी मेच्योर होती जाएगी इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग, चाहे वो लिखते वक्त हो, और फिर जब आप वैसे ही कोई स्टेटमेंट रीड कर रहे होंगे आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि इसके अंदर क्या गलती है, या अगर गलती नहीं भी आप पॉइंट आउट कर सकेंगे तो आपको ये ज़रूर अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या ये ठीक है या ये नहीं है। तो रीडिंग की हैबिट ज़रूर डेवलप करें। उसके बाद है नंबर 59 ऑन पेज 3, देयर इज एन एडवर्टाइजमेंट ऑफ ए न्यू वीडियो कैमरा। यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो सी है, जिसमें है ऑन पेज 3 देयर इज एन एडवर्टाइजमेंट फॉर ए न्यू वीडियो कैमरा। तो एडवर्टाइजमेंट फॉर ए न्यू वीडियो कैमरा ये ठीक है, अबाउट ए न्यू वीडियो कैमरा, ऑफ ए न्यू वीडियो कैमरा, फॉर न्यू वीडियो कैमरा, ये सब ठीक नहीं है। फॉर ए न्यू वीडियो कैमरा ये ठीक एक्सप्रेशन है। नंबर 60, वी डोंट अफोर्ड टू ईट इन रेस्टोरेंट्स नाउअडेज, डोंट नहीं आएगा यहाँ पे। वी कैन नॉट अफोर्ड टू ईट इन रेस्टोरेंट्स नाउअडेज, हम अफोर्ड नहीं कर सकते, हम अफोर्ड नहीं करते, नहीं हम अफोर्ड नहीं कर सकते, ये ठीक आएगा ऑप्शन। नंबर 61 है, द जापानीज कपल ऑन द बैक ऑफ द कोच was obviously newlyweds. The Japanese couple at the back of the coach were obviously newlyweds. ये सही ऑप्शन है बी। उसके बाद है नंबर 62, A cat can see in the darkness, ये सही ऑप्शन है। Number 63, this is the only one of his poems that is worth reading. बाकी ऑप्शंस अगर देखें तो दिस इज द ओनली वन ऑफ हिज पोएम्स दैट आर वर्थ रीडिंग, आर नहीं आएगा यहाँ पे। उससे अगला है, दिस इज द ओनली वन ऑफ हिज पोएम दैट आर वर्थ रीडिंग, इसके अंदर भी गलती है। दिस इज द ओनली वन ऑफ हिज पोएम्स दैट इज वर्थ रीड, ये भी गलत है, वर्थ रीड नहीं वर्थ रीडिंग होगा। उसके बाद है, ट्रीज हेल्प टू क्रिएट अ पीसफुल सराउंडिंग्स, तो सराउंडिंग्स होगा जो भी सही ऑप्शन होगा, तो ये सही ऑप्शन है जो सी है, ट्रीज हेल्प टू क्रिएट पीसफुल सराउंडिंग्स। अगला सवाल है, चूज द सेंटेंस विद एन एडवर्ब। तो ये है, डोंट टॉक सो लाउड, इसके अंदर लाउड है एडवर्ब। एडवर्ब वो होता है जो वर्ब को क्वालिफाई कर रहा होता है, तो यहाँ पे टॉक जो है वो वर्ब है और लाउड एडवर्ब है। Choose the sentence with proper adjective. French wines are not available here. French wines noun है, adjective noun को qualify करता है, तो यहाँ पर available जो है ये proper adjective है। Choose the sentence with adverb of time. I have spoken to him already, ये है adverb of time, यहाँ पे already है। उसके बाद है, in the sentence ambition urges me forward, forward is, forward यहाँ पर adverb of place है। उसके बाद है, in the sentence children love making mud castles, making is, making gerund है, ing के साथ verb इसलिए। in the sentence the earth is larger than the moon, than is, then यहाँ पर subordinating conjunction है, अर्थ इज लार्जर देन मून, यहाँ पर दो ऐसी चीज़ों के दरमियान कंपैरिजन हो रहा है दैट आर नॉट इक्वल, तो जो सबऑर्डिनेटिंग सेंटेंस है वो बाद में आ रहा है, इसलिए यहाँ पे देन सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है वहाँ पे जो होते हैं दो इक्वल रैंक के सेंटेंसेस होते हैं, तो यहाँ पे ये इक्वल रैंक के नहीं है। इन द सेंटेंस सच वाज नॉट माई इंटेंशन, सच इज, ये प्रोनाउन है।
एम्बिशन डज नॉट ऑलवेज कंड्यूस डैश अल्टीमेट हैप्पीनेस। इसका सही जवाब है टू। द हॉलीडेज विल बिगिन ऑन June 29. Send this letter to my address. He accepted the car in lieu of his claim for rupees 4,55,000। इस पार्ट के अंदर जो यहाँ पे पेयर दिया गया है वर्ड्स का, उसमें से जो मोस्ट रेलिवेंट है नीचे दिए गए पेयर से उसको सिलेक्ट करना है। तो हम इस पेयर का जो सवाल में रिलेशन देखेंगे और किस तरह से वो नीचे जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से सबसे ज़्यादा कौन सा सूटेबल है वो चूज़ करेंगे। तो सबसे पहला है कन्विक्शन और उसके साथ है इनकार्सरेशन। तो कन्विक्शन का मतलब होता है सेंटेंस या जजमेंट आना और इनकार्सरेशन का मतलब होता है इम्प्रिजनमेंट। तो ये दोनों लॉ से रिलेटेड टर्म्स हैं। तो अब हम देखते हैं कि नीचे जो ऑप्शंस हैं उनमें से कौन सा सूटेबल है। पहला ऑप्शन है रिडक्शन और फिर है डिमिनिशन। तो डिमिनिशन का मतलब होता है कर्टेलमेंट या किसी चीज़ में कमी होना, और रिडक्शन का भी यही मतलब होता है। तो ये दोनों मिलते जुलते लफ्ज़ हैं, जैसे एक ही जॉनर से ताल्लुक़ रखते हैं जैसे ये ऊपर वाले दो वर्ड्स थे। और ऑप्शंस देखते हैं। जो बी ऑप्शन है उसमें इंडक्शन और एमिलियोरेशन। तो इंडक्शन का मतलब जैसे आर्मी में भर्तियां हो रही हैं तो आप उसको कहेंगे इंडक्शन है। और एमेलियोरेशन का मतलब होगा इम्प्रूवमेंट। तो ये दोनों एक दूसरे से रिलेट नहीं कर रहे, जैसे ये हमारे सवाल में वर्ड से और जैसे रिडक्शन और डिमिनिशन एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं। फिर ऑप्शन है रेडिकलाइजेशन और एस्टिमेशन। एस्टिमेशन का मतलब अंदाज़ा लगाना है, रेडिकलाइजेशन का मतलब तो है कम्प्लीटली या एंटायरली। और उसके बाद है मार्जिनलाइजेशन और इंटिमिडेशन। इंटिमिडेशन का मतलब होता है किसी को खौफजदा करना और मार्जिनलाइजेशन का मतलब होता है किसी को साइड लाइन करना। तो यहाँ पे जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो है ए, यानी कि रिडक्शन और डिमिन्यूशन का। अगला वर्ड है जो पेयर दिया गया है वो है फ्रॉन्ड और पाम। फ्रॉन्ड कहते हैं पाम का जो ट्री होता है, जो पाम का प्लांट है उसका पत्ता होता है, उसके एक पार्ट को आप समझ लीजिए फ्रॉन्ड कहते हैं। तो पाम जो है पूरा प्लांट है और फ्रॉन्ड उसका पत्ता है। तो इसी तरीके से अब ये पार्ट है और ये प्लांट है, इस तरह का ऑप्शन हमें नीचे से ढूंढना है। तो क्विल और पोर्क्यूपाइन। क्विल कहते हैं पर को, जैसे आपने कार्टून्स वगैरह में देखा होगा कि एक पर होता है लिखने के लिए, तो उसको क्विल कहते हैं। और पोर्क्यूपाइन कहते हैं जो कांटों वाला एक चूहा होता है, ये जो है ये पोर्क्यूपाइन है। तो ये जो इसके क्विल्स हैं इसके अंदर भी इसी तरह के पर से होते हैं, तो उनको भी क्विल कहा जाता है। तो ये उसका एक होल का एक पार्ट है। उसके बाद है ब्लेड और एवरग्रीन। ये तो बिल्कुल एक दूसरे से रिलेट नहीं करे। फिर है स्केल और वॉलबे। वॉलबे है ये कैंगरू को कहते हैं, और कैंगरू में स्केल तो होते नहीं है। उसके बाद है टस्क और एलिगेटर। एलिगेटर कहते हैं मगरमच्छ को और टस्क कहते हैं जो हाथी के दांत होते हैं उनको। तो इसका मतलब है ये भी एक दूसरे से रिलेट नहीं करे। तो जो बेस्ट ऑप्शन है वो हमारे पास ये ए वाला है। स्पाई और क्लैंडस्टिन। जो क्लैंडस्टिन है वो सीक्रेट को कहते हैं और स्पाई कहते हैं जासूस को। अब जो स्पाई होता है वो कोई भी काम सीक्रेट तरीके से करता है, या जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है वो सीक्रेट तरीके से कर रहा होता है। तो यहाँ पे एक आप समझ लीजिए कि काम करने वाला ये ऑक्यूपेशन है और फिर उसके बाद उसके काम का तरीक़ाकार है। अब इसी तरह का ऑप्शन हमने नीचे दिए गए ऑप्शन में से ढूंढना है। तो जो पहला ऑप्शन है वो है अकाउंटेंट मेटिकुलस। मेटिकुलस का मतलब है केयरफुल। तो अकाउंटेंट जो है उसका काम बहुत केयर वाला होता है, केयरफुल तरीके से उसको अपना काम करना पड़ता है। उसके बाद है फरियर। फरियर कहते हैं ऐसा शख्स जो ऊन वगैरह से या फर को डील कर रहा हो। और जो इसके साथ जो पेयर में ऑप्शन दिया गया है वो है रम्बंक्शियस, और इसका मतलब होता है अनरिस्ट्रेन्ड। तो ये दोनों आपस में रिलेट नहीं कर रहे हैं। ऑप्शन सी है लॉयर और आयरॉनिक। ऑप्शन डी है शेफर्ड और गैरिलस। तो ये भी आपस में रिलेट नहीं करे। शेफर्ड चरवाहे को कहते हैं, गैरिलस टॉकेटिव को कहते हैं। तो जो बेस्ट ऑप्शन है वो ए है। अगला ऑप्शन है, अगला सवाल है फिराल और टेम। फिराल कहते हैं अनटेम्ड या वाइल्ड को, और टेम कहते हैं डोमेस्टिकेटेड या सुधाए हुए जानवर को। तो
यहाँ पे ये दोनों जो वर्ड्स हमें स्पेयर में दिए गए हैं ये एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, तो हमने जो ऑप्शन है उनमें से ऐसा ही ढूंढना है जो ऑपोजिट हो। तो इसमें है रेंसिड, रेंसिड ख़राब चीज़ को, जैसे खाने की कोई चीज़ ख़राब हो जाए उसको कहते हैं, और रैशनल। उसके बाद अगला ऑप्शन है नेटलसन और अनोइंग। तो ये दोनों, नेटलसन का मतलब ये अनोइंग होता है, तो ये दोनों एक ही जैसे ऑप्शन आ गए। हमें यहाँ पे ढूंढना है ऑपोजिट ऑप्शन। उसके बाद है रिपेंटेंट, रिग्रेटफुल इसका मतलब होता है तौबा करने वाला, और ऑनरेबल। ऑप्शन डी है एफीमरल और इमॉर्टल। इमॉर्टल कहते हैं इटर्नल या एवर लास्टिंग को, और जो एफीमरल है उसका मतलब होता है शॉर्ट लिव्ड मोमेंटरी। तो इसका मतलब है कि ये जो डी वाला ऑप्शन है ये बेस्ट है, क्योंकि ये दोनों वर्ड्स एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट है। उसके बाद है डॉलर और डाइम। जो डाइम है वो कहते हैं 10 सेंट के कॉइन को, और डॉलर एक होल है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन बेस्ट सूट करता है, सेल्स वुमन और पिच। तो ये ऑप्शन ठीक नहीं है। उसके बाद है रिट्रीट और विक्ट्री, ये एक दूसरे के ऑपोजिट ऑप्शन आ गए, ये भी ठीक नहीं है। और ये जो ऑप्शन है सी सेंचुरी और डेकेट, यानी कि सेंचुरी एक होल है और डेकेट 10 है, तो यहाँ पे भी 10 का था, 10 सेंट कॉइन था, और यहाँ पे भी डेकेट जो है वो 10 है। तो ये बेस्ट ऑप्शन है। रिंग और नेकलेस भी ये सही ऑप्शन नहीं है। अब है हमें सिनोनिम्स चूज करने हैं। चूज द ऑप्शन दैट इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू द वर्ड प्रोवाइडेड। sumptuous इसका मतलब होता है लेविश। तो इनमें से जो वर्ड हैं, लग्जूरियस जो है इससे बेस्ट सूट करता है। बाकी वर्ड्स की मीनिंग्स भी देख लेते हैं, आपकी वोकेबलरी बढ़ जाएगी। डिलीरियस का मतलब होता है इरेशनल, गॉर्जियस, और फिर पेरिलस का मतलब होता है डेंजरस। अगला वर्ड है साको सैंट। साको सैंट कहते हैं रिस्पेक्टेड या सेक्रेट को। तो प्रेयर इसका नहीं है सिनोनिम। सैंक्चुअरी नहीं है, सैंक्चुअरी पनाह गाह को या रिफ्यूजी को, रिफ्यूज को कहते हैं। तो सेक्रेट जो है वो इसका सही सिनोनिम है। चर्लिश का वर्ड हमने अपनी वर्ड ऑफ द डे की प्लेलिस्ट में भी कवर किया हुआ है, और इसका मतलब होता है रूड या इल मैनर्ड। और इसके ऑप्शन है चाइल्डिश, ये ऑप्शन ठीक नहीं है। बदतमीज के मीनिंग्स में ये इस्तेमाल होगा, सो बूरिश या इम्पोलाइट इसका सही जवाब होगा। टेम्पेस्टस भी नहीं होगा, इसका मतलब है टर्बुलेंट, और डिसऑर्डरली भी नहीं है इसका सही जवाब। फिर है विनो, इसका मतलब होता है रिमूव। वीड जो है उसको, जैसे गार्डन में वीड्स हो जाए उनको रिमूव किया जाएगा, तो वीड इसका सही ऑप्शन है। फिर है मॉडर्न। मॉडर्न का मतलब होता है कटिंग। तो इसका सही ऑप्शन है कास्टिक। जैसे कास्टिक सोडा होता है, रंग काट होता है जैसे, तो उस तरह से आप इसका मीनिंग देखेंगे। बाकी ऑप्शंस के मीनिंग भी देख लेते हैं। जैसे ग्यूसम है इसका मतलब होता है फ्राइटफुल, और फेटेड है इसका मतलब होता है स्टिंकिंग या बदबूदार। तो जो राइट ऑप्शन है वो डी है कॉस्टिक। अब है एंटोनिम्स। sartorial। sartorial कहते हैं अगर किसी शख्स के अंदर बड़ी अच्छी ड्रेसिंग सेंस हो, स्टाइलिंग बहुत अच्छी हो, तो उसको हम कहते हैं कि दैट पर्सन हैज sartorial elegance। तो यहाँ पर इसका जो बेस्ट एंटोनिम होगा वो होगा होमस्पेन, और इसका मतलब होता है अनपॉलिश्ड। फिर है सेपियंट। सेपियंट कहते हैं वाइज को, और इसका सही जवाब है सी, इसको कहेंगे सिंपल। मैट्यूटाइनल। मैट्यूटाइनल कहते हैं अकरिंग इन द मॉर्निंग, समथिंग इज अकरिंग इन द मॉर्निंग। तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन है वो है क्रिपस्कुलर, और इसका मतलब होता है रिलेटिंग टू ट्वेलाइट, जो कि रात से रिलेटेड है। बाकी जो ऑप्शन है मैरीटाइम, ये समंदर से रिलेटेड है। मार्सुपियल जो है ये जोलॉजी से रिलेटेड है, और पैटर्नल फादर से रिलेटेड है। उसके बाद है गम्पशन का वर्ड। गम्पशन कहते हैं श्रीयूड और स्पिरिटेड को, और इसका एंटोनिम है एपैथी, यानी कि लैक ऑफ इंटरेस्ट। और बाकी जो ऑप्शन हैं, सीरियसनेस भी नहीं होगा इसका सही जवाब, और डिस्पेयर भी नहीं होगा, और लेविटी भी नहीं, क्योंकि इसका मतलब है हाई स्पिरिट्स। तो लैक ऑफ स्पिरिट के लिए जो वर्ड इस्तेमाल होगा, जो कि एपैथी है, वो इसका सही जवाब है। फिर है ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज का मतलब होता है स्टूपिड, और इसका राइट ऑप्शन है एक्यूट, जिसका मतलब है श्रीव्ड और शार्प। बाकी जो ऑप्शन हैं थिक, ओपेक जो कि नॉन ट्रांसपेरेंट के लिए इस्तेमाल होता है, और स्लिम, ये इसके सही जवाब नहीं हो सकते हैं। नेक्स्ट पोर्शन जो हम सॉल्व करने लगे हैं वो करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स से रिलेटेड है। हम इस सवाल से देख रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज अ मेजर रोल इन रिएक्शन टू स्ट्रेस। क्या स्ट्रेस के लिए मेजर रिएक्शन प्ले करता है, वो है पर्सनैलिटी।
उसके बाद 146 क्वेश्चन, अगला सवाल है, in which of the following option we feel stress if we fail in CSS examination? कौन सा स्ट्रेस होगा? मेंटल होगा। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज यूजफुल टू हैंडल द सेंसिटिव इशू? रैंडमाइज्ड रिस्पॉन्स इसका सही आंसर है। फिर है टू क्लीन द आइस फ्रॉम रोड्स ड्यूरिंग विंटर सीजन विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड? सॉल्ट इस्तेमाल किया जाता है। ये जैसे मरी में भी, या इसी तरह से जिन इलाकों में ज़्यादा स्नोफॉल होती है वहाँ पे रोड्स को क्लियर करने के लिए गर्म पानी और सॉल्ट इस्तेमाल किया जाता है। विच ऑफ द प्लैनेट मूव स्लोएस्ट अराउंड द सन? इसका सही जवाब है वीनस। फिर है द लाइफ स्पैन ऑफ रेड ब्लड सेल्स इन ह्यूमन बॉडी इज 120 डेज होती है रेड ब्लड सेल्स का लाइफ स्पैन। हाउ मच फ्लूइड पर डे ए मैन शुड यूज? 3.7 लीटर्स। विटामिन ए क्रिएट्स डैश डेफिशिएंसी इन ह्यूमन बॉडी? अगर विटामिन ए नहीं होगा तो नाइट ब्लाइंडेडनेस होगी। द वेव विच आर यूज बाय द टीवी रिमोट कंट्रोल आर इंफ्रारेड वेव्स आएंगे। जो टीवी के रिमोट में इस्तेमाल होती हैं वो इंफ्रारेड वेव्स होती हैं। Which of the following gas is used in refrigerator for cooling? Ammonia. Which of the planet moves fastest around the sun? Mercury है। Which instrument is used to measure the oxygen level of blood? Oximeter इस्तेमाल किया जाता है। Um, which type of vitamin is useful for human body through sun? Vitamin D है। Sunlight is the best source of vitamin D. In which of the following country equator passes? Kenya से। Which of the following lenses are useful in microscope? Concave lens. The instrument used to measure the rainfall is, रेनफॉल को मेजर करने के लिए रेन गेज इस्तेमाल होता है। बैरोमीटर प्रेशर मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है। हाइड्रोमीटर डेंसिटी के लिए, और नैनोमीटर यूनिट है। तो ये इसका जवाब नन ऑफ दीज है। विच लाइट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस? ग्रीन लाइट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। The instrument which is used to measure the blood pressure is called, blood pressure measure करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होता है, जो पीपी अपरेटस होता है, उसको स्फिग्मोमैनोमीटर कहते हैं। Which blood group is rare in human body? ब्लड ग्रुप कौन सा सबसे कम पाया जाता है? सबसे कम पाया जाने वाला ब्लड ग्रुप जो है वो ए बी नेगेटिव है। अब यहाँ पे देखिए कि ए बी पॉजिटिव का भी ऑप्शन है, लेकिन ए बी नेगेटिव है जो सबसे रेयर है। The world is divided into how many time zones? 24 है इसका सही जवाब। Which of the following is the warmest ocean? Indian Ocean. Vitamin B exists in seeds में है। How many countries are declared nuclear power? 8 countries हैं। FATF stands for Financial Action Task Force. Washington DC is the dash state of USA. इसका जवाब none of these है, because Washington DC is not in any of the 50 states of USA. It is a district created in 1790. उसके बाद है which is the smallest country of the world? सबसे छोटा country है Vatican City. Who is the founder of Wikipedia? Jimmy Wales. Dash is known as land of rising sun. Japan को कहा जाता है। Dash will be the next leap year, 2024 है। COP26 was held in which country? जो climate summit था वो यूके में हुआ था, ग्लासगो में। The present speaker of Pakistan's National Assembly is Asad Kaisar. As per IMF source, Pakistan's GDP would be dash in the year 2022, 3.96. The upper house of British Parliament is House of Lords. British Parliament के स्ट्रक्चर के ऊपर हमारी एक एनिमेटेड वीडियो मौजूद है, वो ज़रूर देखें। वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर दो हाउसेस होते हैं, एक हाउस ऑफ कॉमन्स और एक हाउस ऑफ लॉर्ड्स। जो लोअर हाउस है वो हाउस ऑफ कॉमन्स है। SAARC stands for South Asian Association for Regional Cooperation. OIC stands for Organization of Islamic Cooperation. Hamas is an Islamic organization working for liberation of Palestine के लिए। The Summit of Democracy was held in Washington में हुआ था। जो 2021 में Summit of Democracy हुआ था वो USA में हुआ था, Washington में। The author of Governing the Ungovernable is Ishrat Hussain. FATA merged with KPK under Dash Amendment of the Constitution of Pakistan की 25th Amendment के तहत मर्जर हुआ था फाटा और पाटा का केपी में। Dash is the only female governor appointed in Pakistan. Begum Rana Liaquat Ali Khan. National Identity Card was introduced in Pakistan in 1974. Which rivers were given to India under Indus Water Treaty? Indus Water Treaty के तहत इंडिया को चुनाव, ब्यास और रावी दिए गए थे। Mohtarma Benazir Bhutto became first Prime Minister of Pakistan
in first time वो प्राइम मिनिस्टर बनी थी 1988 में, दिसंबर 1988. During Ayub era, presidential elections were held in 1965. The head of the state in Pakistan is President. Lahore Resolution was passed in 1940. Who was the second Prime Minister of Pakistan? Khwaja Nazimuddin. Who became president after Ayub Khan resigned? इनमें से कोई भी नहीं है क्योंकि याह्या खान बने थे उनके बाद प्रेसिडेंट. पाकिस्तान हैज़ डैश फेडरेटिंग यूनिट्स यानी कि प्रोविंसेस 4. इसका सही जवाब है. पाकिस्तान became a member of UN in 1947. पाकिस्तान जब बना था तभी UN का मेंबर बन गया था. पाकिस्तान is situated in South Asia. पाकिस्तान has borders with dash and dash. इनमें से सऊदी अरेबिया और इराक के साथ नहीं है और चाइना और ईरान के साथ है, तो ये है सही ऑप्शन. द सिंगल नेशनल करिकुलम इन पाकिस्तान वाज implemented at the primary level in 2021. The present Federal Minister of State of Climate Change in Pakistan is Sartaj Gul. The T20 2021 World Cup champion is Australia. National anthem of Pakistan was officially adopted in 1954. इसमें से जो इंग्लिश वाला पोर्शन है जिसमें सिनोनिम्स और एंटोनिम्स हैं वो थोड़ा डिफिकल्ट है. बाकी जो पोर्शन है ऑलमोस्ट वो आसान है. बाकी जो पोर्शन है वो कदरे आसान है. दिस वाज द वेरी फर्स्ट स्क्रीनिंग टेस्ट हेल्ड बाय एफपीएससी टू फिल्टर आउट कैंडिडेट्स फॉर सीएसएस. ये कंपैरेटिवली आसान है. हो सकता है कि आने वाले सालों में ये आहिस्ता आहिस्ता मुश्किल होता जाए. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू फॉर वॉचिंग.